आजकल लोग पैसे के पीछे इस कदर पागल हैं कि कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो कदम गलत ही क्यों ना हो या फिर वो रास्ता गलत ही पर क्यों नहीं जा रहा हो। लेकिन पैसे की चाह में वो इंसान हर उस कार्य को कर गुजरने के लिए तैयार होता है कि वो पैसे ज़्यादा उसको मिल सके। एक ऐसी ही कहानी आप लोगों के बीच में लेकर के मैं आया हूँ, जो एक लड़के को तक नहीं बख्श सकते हैं वो लोग, और दोनों पति पत्नी मिल करके एक ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि जिसमें पूरा परिवार ही तबाह हो जाता है। वो उनका ही तबाह नहीं होता है, बल्कि जो लोग षड्यंत्र रचते हैं और उस साजिश में जितने लोग शामिल रहते हैं, उन सभी लोगों का जो परिवार है वो टोटल का टोटल तबाह हो जाता है। चलिए जानते हैं कि आखिर वजह क्या थी और आखिर वो माजरा क्या था और आखिर वो सब कारनामा शुरू कैसे हुआ था। तो एक एक चीज़ को सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे और जानते हैं कि कहानी कहाँ की है और आखिर काम करने वाला मेन जो कैरेक्टर है वो क्या रोल निभा रहा है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना झारखंड की है। दरअसल कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी भाई हमारे, जितने भी बहन हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वारदात तक परिवार से जुड़े और इस परिवार का हिस्सा बने। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है चैनल को, तो आप लोग प्लीज़ इस परिवार को सपोर्ट करें और मुझे सपोर्ट करें। आपका बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बस चाहिए, बाकी उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और आप इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, लास्ट में अपनी राय इस कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि एक समाज को मैसेज जा सके। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल झारखंड जिले का प्रदेश का एक जिला लगता है गढ़वा, और इसी गढ़वा का थाना लगता है भंवरनाथपुर, और इसी भंवरनाथपुर का एक गांव लगता है बंसारी गांव पंचायत, और इसी का एक इलाका लगता है भुइयां भंवरिया टोला। दरअसल इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सत्येंद्र होता है। दरअसल सत्येंद्र और उसकी पत्नी ये दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। सत्येंद्र जो था वो जॉब किया करता था और जॉब से जब भी वो अपने घर आया करता था अपनी पत्नी के लिए कोई ना कोई सामान लेकर के आया करता था। अब इनकी जो उम्र थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, यानी कि जो मीरा थी उसकी उम्र यही कोई 36 साल के करीब हो चुकी थी, और उसी हिसाब से जो सत्येंद्र था उसकी उम्र यही कोई 42-43 साल के करीब हो चली थी। अब ऐसे ही वक्त कट रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सत्येंद्र बहुत ही ज़्यादा नहीं कमा पाता था, बल्कि उसकी जो पेमेंट थी यही कोई 27,000 करीब उसकी पेमेंट रही होगी, और उसी में पूरा घर का खर्चा और गुजारा करना था उसको। जब सत्येंद्र चला जाया करता था तो जो मीरा थी वो सोचती है कि वो क्यों ना बच्चों को पार्ट टाइम जॉब में बच्चों को पढ़ाए। अब इसी के लिए वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग घरों में बातें करते हैं और कहते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को भेज दिया करिए, मैं पढ़ा दिया करूँगी, बदले में आप लोग मुझे जो भी पैसे देंगे उससे हमारा थोड़ा सा सहयोग हो जाएगा। अब ऐसे तो मैं फ्री में पढ़ाऊँगी नहीं, इसलिए आप लोग कुछ पैसे दे दिया करिएगा। तकरीबन 500 रुपये की वो फीस रखती है, और जो परिवार वाले थे, घर वाले थे, सभी के बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते थे, तो कोई ज़्यादातर प्रेशर नहीं दे पाता था और ना ही कोई अपने बच्चों को भेज पाता था, क्योंकि नया सत्र जब शुरू होगा उसी में लोग अपने बच्चों की कोचिंग बदलते हैं, ट्यूशन बदलते हैं। लेकिन छोटे बच्चे थे जो अभी जो केजी में थे, यूकेजी में या फिर 1 में थे, उनके परिवार वाले लगभग 3 लड़कों का एडमिशन उसके यहाँ होता है, और साथ ही साथ एक बड़ा लड़का भी पढ़ता है उस क्लास में, जो कि लगभग 16 साल के करीब का होता है। अब ये 16 साल का जो लड़का था जिसका नाम विजय होता है, विजय वहाँ पर आकर के पढ़ता भी था, क्योंकि वो यूपी बोर्ड से पढ़ता था और उस सभी को लगता था उसके माता पिता को कि ये मैडम बढ़िया पढ़ाती है। अब इसीलिए वो उसके यहाँ भेज देते हैं और लड़का आकर के पढ़ने भी लगता है वहीं पर। अब ऐसे ही वक्त करता है, सब कुछ इनके जीवन में सही चल रहा होता है। ये पढ़ाई लिखाई में भी जो विजय था वो काफ़ी अच्छा लड़का था और पढ़ने लिखने में उसका मन भी लगता था। जब वो स्कूल से आया करता था, आकर के अपना खाना पीना खाता था और वहाँ से फिर अपना बैग उठाता था और सीधे उस मैडम के घर में पहुँच जाया करता था, क्योंकि घर भी ज़्यादा दूर नहीं था, बगल में ही था। अब इसी वजह से कोई दिक्कत नहीं थी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं थी। अब ऐसे ही वक्त कटता है, और जो मैडम थी उनका जो काम था रहा करता था, उस काम को वो कर भी दिया करता था। और एक दिन होता कुछ यूँ है कि जो विजय है वो आकर के वहीं पर पढ़ाई कर रहा होता है। उस दिन छुट्टी का दिन होता है और सुबह के ही लगभग 10 बज रहे होते हैं, जो
सत्येंद्र होता है, उस घर का जो मालिक होता है, उसकी ड्यूटी थी, वो सुबह में ही चला जाता है लगभग 8 बजे करीब ही, और जो विजय है वो 10 बजे आता है कोचिंग पढ़ने के लिए, और वहीं पर बैठ करके पढ़ रहा होता है। जो उसकी मैडम होती है, यानी कि जो मीरा होती है, वो उसको काम दे देती है। काम देने के बाद वो चली जाती है नहाने के लिए। अब नहा करके जब वो नहा रही होती है तो उस टाइम पे उसके जो पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है, और पानी जब ख़त्म जैसे ही होता है तो फिर वो विजय से कहती है, विजय देखो किचन में पानी रखा हुआ है बाल्टी का, उस बाल्टी के पानी को ला करके किचन बाथरूम के दरवाजे तक रख दो। तो वो कहता है कि ठीक है, और जो विजय है वो बाथरूम तक पानी ले जा करके रख देता है, और वहाँ से वो फिर चला जाता है। फिर जो उसकी मैडम है वो नहा करके बाहर आती है, और आ करके फिर वो अपना जो काम प्रतिदिन का रहता है उसी काम में वो लग जाती है, और फिर वो पढ़ाई लिखाई करवाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन तक वक्त गुजरता है, और जो धीरे धीरे जो उसकी मैडम होती है मीरा, वो कहीं ना कहीं अब वो विजय के ऊपर डोरे डालने लगते हैं, क्योंकि विजय जो था उसकी उम्र बस 15 साल करीब थी, लेकिन वो बेहद हैंडसम लड़का होता जा रहा था, और कहीं ना कहीं जो उस मीरा का पति है वो बूढ़ा होता जा रहा था, और वो धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है सत्येंद्र के, विजय के, सत्येंद्र को छोड़ करके। अब जो विजय है, अब उसकी समझ में नहीं आता है। एक दिन जो उसकी मालकिन है उसको लेकर के जाती है, कहती है कि विजय तुम चलो ऊपर वाले कमरे में कुछ काम है। वो कहता है कि ठीक है, और वो जाता भी है, और वहाँ पर जाने के बाद उसकी जो मालकिन होती मैडम होती है वो कहती है कि मेरे कमर में दर्द है, तो थोड़ा सा ये तेल लगा करके मालिश कर दो। वो कहता है कि ठीक है, और इतना कहने के बाद से फिर वो तेल लगा करके अपनी मैडम की मालिश करना शुरू कर देता है, और वो धीरे धीरे जो उसकी मालकिन है वो अपने कपड़े हटाती जाती है और विजय को आकर्षित करने की कोशिश करती है। लेकिन जो विजय है वो अपनी भावनाओं को बिल्कुल काबू किए हुए था, और ऐसे ही कुछ जब वक्त गुजर जाता है, जो उसकी मालकिन है, यानी कि माफ़ी चाहते हैं, जो उसकी मैडम है, वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और विजय को अपनी बाहों में जकड़ लेती है। और विजय को जैसे अपनी बाहों में जकड़ती है, विजय को समझ नहीं आता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो कहता है, अरे मैडम ये आप क्या कर रही हैं। तो मालकिन जो होती है वो कहती है कि कुछ भी नहीं, जो कर रही हूँ वो करने दो, और उसको पकड़ के दबोच लेती है और उसके बदन से खेलने लगती है। और जो विजय था वो भी नौजवान लड़का हो रहा था, वो भी अपनी भावनाओं में डूब जाता है, बह जाता है, और उसके साथ वो भी कारनामे करना शुरू कर लेता है। यानी कि जो मैडम थी उसके साथ अपना रातें रंगीन करने का विचार बना लेती है, लेकिन उसने दिन में ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। जब जैसे ही वो शारीरिक संबंध बनाना शुरू करती है, फिर ऐसे ही ये सिलसिला, ये दौर अब शुरू हो जाता है। वक्त का पहिया अब धीरे धीरे तेजी से चलने लगता है, लेकिन अब इसके पीछे शायद किसकी क्या साजिश थी, इसका तो खुलासा होना भी बाकी ही था। अब इधर जो विजय है, अब प्रतिदिन कोचिंग पढ़ने आया करता था, लेकिन सत्येंद्र उस घर का जो मालिक होता है वो तो अपने काम पे चला जाया करता था, लेकिन जो उसकी मैडम है वो घर ही पे रहा करती थी, और उसके साथ वो खेलती थी, उसके साथ वो अपने दिन को हसीन बनाया करती थी, उसके साथ अपना शारीरिक सुख लिया करती थी। शारीरिक जो भी उसकी इच्छाएं हुआ करती थी वो अपनी इच्छाओं को पूरी किया करती थी। अब ऐसे ही वक्त कटता है, और कुछ समय जब बीतता है तो फिर इधर एक दिन जो मीरा है वो सत्येंद्र से बातचीत करती है, और बातचीत करने के दौरान वो कहती है कि क्यों ना हम एक साजिश रचें, और इस लड़के को अपने प्यार के मैं चंगुल में फंसाती हूँ, और फिर एक षड्यंत्र रचा जाएगा। अब सत्येंद्र भी खुश हो जाता है, वो कहता है कि चलो ठीक है। अब एक दिन जो विजय है वो भी आया रहता है, और दोनों अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, यानी कि जो मीरा होती है और विजय होता है, ये दोनों एक दूसरे में मसरूफ़ होते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। इतने में सत्येंद्र आ जाता है, दरवाज़ा खोल देता है और कहने लगता है कि आखिर ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। जो लड़का होता है उसकी समझ में नहीं आता है कि ये क्या कर रहा है। वो कहता है कि अंकल मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया ये आंटी ने किया है, आंटी मुझे परेशान कर रही हैं। और इतना कहते हुए वहाँ से वो निकल जाता है और वहाँ से वो जाने लगता है। अब ऐसे ही वक्त कटता है, और जो सत्येंद्र है वो कहता है विजय से मैं तुम्हारे घर वालों से जा करके तुम्हारी सारी बातें बताऊंगा। और वो कहता है कि चलो ठीक है। वो इतना कह करके और विजय जो वहाँ से फरार हो जाता है, अपने घर पे चला जाता है, और जा करके घर के दरवाज़ा जो है वो अंदर से बंद कर लेता है। जब दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है तो फिर उसके परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसी बात क्या हो गई जिस वजह से विजय ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है। इतने में पीछे से सत्येंद्र भी पहुंचता है और जा करके वो कहता है कि तुम्हारे लड़के ने हमारे
बीवी के साथ बहुत ही गलत किया है और वो मेरी बीवी के साथ छेड़खानी कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। मेरी पत्नी को के साथ वो रेप कर रहा था। अब जैसे इस प्रकार की ये बातें सुनते हैं परिवार वाले, तो उन लोगों की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। और वो जाते हैं अपने बेटे के पास, प्यार से दरवाज़ा खुलवाते हैं। काफ़ी मुशक्क़त के बाद जो विजय है वो दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि वो गलत नहीं है, बल्कि उसकी मैडम ने ही उसके साथ ज़बरदस्ती की है, उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है। अब जब इस प्रकार की वो बातें कहता है, तो जो सत्येंद्र है वो कहता है कि चाहे जो भी हो, लेकिन ये मैंने अपनी आँखों से देखा है और मैं इस बात को अपनी बीवी का मैं वो डीएनए टेस्ट करवाऊँगा और उसके बाद मैं थाने में जा रहा हूँ। अब जैसे इस प्रकार की बातें विजय के पिता सुनते हैं, वो थोड़े से क्या, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, जिनका नाम अनिल होता है। अनिल जी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि देखिए भाई साहब, आप इस बात को ज़्यादा मत बढ़ाइए, इस बात को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। इस पर जो सत्येंद्र होता है वो कहता है कि अगर इस बात को तुम्हें ख़त्म करना है तो तुम्हें मुझे 5 लाख रुपए देने होंगे, ताकि मैं इस मामले को रफ़ा-दफ़ा करवा सकूँगा। मेरी बीवी अगर प्रेग्नेंट होती है तो आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? और तुम मुझे 5 लाख रुपए दो और वो भी मुझे आज ही चाहिए। अब जैसे ही अनिल जी इस बात को सुनते हैं, वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि देखिए अभी तत्काल मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इतने पैसे कहाँ से ला करके दूँगा, आप मुझे 1 दिन का मौका दीजिए, फिर मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। अब जैसे ही अनिल ये बात कहता है, तो फिर जो सत्येंद्र है वो कहता है कि ठीक है, लेकिन कोई भी आनाकानी नहीं चाहिए, मैं कल फिर आऊँगा। इतना कह करके सत्येंद्र वहाँ से चला जाता है और अगली सुबह फिर से सत्येंद्र आ धमकता और कहता है कि बताओ पैसे की व्यवस्था हुई या नहीं। तो इस पर अनिल कहता है कि मैंने चारों तरफ कोशिश कर ली है और तकरीबन बस 3 लाख रुपए ही हो पा रहा है मेरे पास, कैसे भी करके बस इतने रुपए ले करके तुम काम चला लो और फिर हमें बख्श दो। लेकिन जो सत्येंद्र है वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि नहीं, चाहे जो भी हो जाए, मुझे पूरे के पूरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं थाने में जाऊँगा। अब जो अनिल जी होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर अब कैसे गुजारा होगा, अब कैसे काम चलेगा, क्योंकि उनकी जो नौकरी थी वो सरकारी नौकरी थी, बहुत छोटी-सी सरकारी नौकरी थी। आखिर उसमें भी वो क्या कर पाते, अपना गुजारा क्या करते थे। लेकिन लोगों से इधर-उधर जितना भी उनका कोशिश हो सकता था, सारी जगहों से उन्होंने पैसा माँगा और उन्होंने बस 3 लाख रुपए ही जमा कर पाए। अब जब सत्येंद्र ज़्यादा जिद करने लगता है तो अनिल भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन 3 लाख रुपए सत्येंद्र लेकर के वहाँ चला जाता है और कहता है कि मैं कल सुबह फिर आऊँगा और मुझे पूरे पैसे चाहिए। अनिल जी हाथ जोड़ते हैं, वो कहते हैं कि इतने ही पैसे रहने दो, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो सत्येंद्र होता है वो प्रेशर देने लगता है। अब इसीलिए जो अनिल जी हैं वो अपने लड़के को लेते हैं और नज़दीकी थाने में पहुंच जाते हैं, यानी कि जो भावनाथपुर जो थाना होता है उसी थाने में पहुंच जाते हैं। और जाने के बाद वहां पर थानेदार से सारी बातें बताते हैं और लड़का जो होता है एक एक बात को बयां करता है कि कैसे उसके साथ ये कारनामा शुरू हुआ और आखिर क्या क्या हुआ। चूँकि लड़के की उम्र अभी 15 साल से 16 साल के बीच में थी, लेकिन इसीलिए जो पुलिस है उस महिला के खिलाफ और उस व्यक्ति के खिलाफ, उसके पति के खिलाफ, यानी सत्येंद्र और मीरा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर लिखती है और जाती है। मौके से 3 लाख रुपए को भी बरामद कर लिया जाता है और उन लोगों के खिलाफ गंभीर धारा में एफआईआर लिखी जाती है और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और पूरा परिवार जो है वो अब तबाह हो जाता है, यानी कि चंद पैसों के लालच में जो व्यक्ति है वो कुछ भी कर गुजरता है। और ऐसा ही कुछ होता है मीरा और सत्येंद्र के साथ। उन्होंने लालच में आकर के विजय को अपना शिकार बनाया, ताकि उस छोटे से लड़के को अपना शिकार बनाएंगे तो उसके पिता से हम पैसे ऐंठ लेंगे। लेकिन अनिल जी ने समझदारी दिखाई, यानी कि अनिल का एक दोस्त होता है राजेंद्र कहता है कि तुम्हारा लड़का छोटा है और तुम्हारे लड़के के साथ ऐसा काम गलत करवाया गया है ज़बरदस्ती, तो तुम थाने चले जाओ और जा कर के वहाँ पे सारी बातें बयां करो, वहाँ से तुमको मदद ज़रूर मिलेगी। और वैसा ही होता है। थाने से उन व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है, न्याय मिलता है और पूरा परिवार जो है अब अभी ठीक है। लड़के की हालत थोड़ी सी, तबीयत उसकी ज़्यादा ख़राब है, उसको एडमिट कराया गया है। फिलहाल अभी वो लड़का भी खतरे से बाहर है, क्योंकि उस लड़के को भी सदमा लग चुका था। तो चलिए, ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनकी संगति का विशेष तौर से ख्याल रखें। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।